हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स विद शुभम सर। आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में 4th लेक्चर लेके आए हैं और इसके पहले तक 3 लेक्चर्स अपलोड हुए हैं। तो तीनों लेक्चर्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिसमें से फर्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, फैराडेज लॉज एक्सप्लेन किए हैं, तो उसको देखना क्योंकि इस चैप्टर के सारे ही टॉपिक्स फैराडेज लॉज से ही रिलेटेड है। हर जगह पे उसकी बात होगी, फैराडेज लॉ और लेंजेस लॉ की। तो वो वीडियो तो इसमें होगा ही। स्पेशली आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो रिलेटेड होगा सेल्फ इंडक्टेंस से। तो सेल्फ इंडक्टेंस के लिए हमने अपलोड किया है EMI 3 विच इज़ द 3rd लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो देख लेना। और आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू कंटिन्यू इन टुडेज लेक्चर। देखो क्या कंटिन्यू करना है। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। ये स्टेट बोर्ड के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन होता है। अभी इसी साल के बोर्ड एग्ज़ाम में, आई एम टॉकिंग अबाउट 2024, जो लोग फ्यूचर में ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए। तो 2024 के एग्ज़ाम में इसका डेरिवेशन पूछा था फॉर 3 मार्क्स। सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक और फ्रीक्वेंटली पूछता रहता है इसका डेरिवेशन। तो लेट्स सी, इसको हम और एक तरीके से पढ़ते हैं या इसको हम और एक तरीके से समझते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। ओके, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का डेरिवेशन किया है। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर जो होती है वो होती है एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। वैसे ही इंडक्टर का जो है एनर्जी हम पढ़ेंगे, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर इज बेसिकली एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, चलो डिराइव करते हैं। एग्जाम्पल के लिए सपोज मेरे पास ये एक इंडक्टर है। अभी इंडक्टर क्या होता है ये सब पिछले लेक्चर में बताया है, तो देख के आना है, विच इज़ इम्पॉर्टेंट। और सपोज मैंने किसी सोर्स से कुछ मैंने यहाँ पे अप्लाई किया या कुछ बैटरी कनेक्ट किया, जिसके वजह से मुझे इस इंडक्टर में एक करंट मिलता है। लेट्स से करंट है I, स्मॉल I करंट है। अब देखो इंडक्टर की जो प्रॉपर्टी होती है, सपोज इसका सेल्फ इंडक्टेंस है L, ये सब चीज़ें हम जानते हैं। तो ये इंडक्टर जिसका इंडक्टेंस है L, इसमें अगर मैं करंट I फ्लो कराना चाहूँ तो बेसिक लॉजिक इंडक्टर का क्या बोलता है कि इंडक्टर इस करंट को अपोज करेगा। तो ये करंट इमीडिएटली तो I होगा नहीं, ये करंट 0 से स्टार्ट होगा और धीरे धीरे बढ़ेगा। जैसे जैसे करंट बढ़ता है वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ती जाती है, बिकॉज दिस इंडक्टर इज नथिंग बट अ सोलेनॉइड। और सोलेनॉइड की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो होती है μ0 तो देखो करंट जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी एंड हेंस मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू बढ़ेगी, विच इज नथिंग बट विच वी हैव ऑलरेडी सीन इन फैराडेज लॉज। कि हमको मालूम है फैराडेज लॉज के हिसाब से जब भी फ्लक्स चेंज होता है तो इंड्यूस्ड EMF या इंड्यूस्ड करंट आता है। तो ये सब चीज़ें सेल्फ इंडक्टेंस में हमने देखा और हमने ये पढ़ा था कि जब करंट बढ़ता है तो इंडक्टर एक ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस करता है, और जब करंट कम होने लगता है तो इंडक्टर सेम डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस करता है। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि इंडक्टर करंट को अपोज करता है। ठीक है, चलो बढ़िया। अब देखो हमको ये करंट सेट करना है इस इंडक्टर में, तो मैं कंसिडर कर लेता हूँ ये जो करंट है I, ये अभी किसी इंस्टेंट पे फ्लो कर रहा है। मुझे करंट सेट करना जो है, लेट्स से रेंज ऑफ करंट मैं डिसाइड करता हूँ। रेंज ऑफ करंट इसको मैं ले लेता हूँ 0 से कैपिटल I। मतलब ये जो स्मॉल I लिया है ये कहीं बीच में कुछ करंट I फ्लो कर रहा है। इस करंट की वैल्यू 0 से कैपिटल I तक मुझे सेट करनी है। क्या करनी है? 0 से कैपिटल I तक सेट। देखो करंट सेट करना मतलब क्या? करंट सेट करना मतलब चार्जेस फ्लो कराना। बोलो हाँ या ना? करेक्ट। ओके, इंडक्टर से रिलेटेड एक चीज हमने पढ़ी थी पिछले लेक्चर में कि इंडक्टर में जब भी चेंजिंग करंट फ्लो करता है तो इंडक्टर एक EMF इंड्यूस करता है विच इज -LdI/dt। बोलो हाँ या ना? इंडक्टर एक EMF सेट करता है -LdI/dt। ये इंडक्टर क्या करता है? ये इंडक्टर फर्दर करंट चेंज को या फर्दर फ्लक्स चेंज को अपोज करता है, जो ये नेगेटिव साइन हमको बता रहा है। सो देयरफॉर स्मॉल वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज dq, हम एक छोटा चार्ज dq मूव करा रहे हैं। समझ में आ रहा होगा क्यों छोटे चार्ज का वर्क निकाल रहे हैं? क्योंकि छोटे चार्ज का वर्क निकालेंगे तो ही उसको इंटीग्रेट करके टोटल वर्क हम फाइंड आउट कर पाएंगे। और वर्क क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हमको एनर्जी स्टोर्ड निकालनी है।
एनर्जी स्टोर्ड क्यों वर्क से रिलेट करता है? जैसे स्प्रिंग को मैं खींचूं तो खींचने में मैं वर्क करूंगा ना, जो भी वर्क करूंगा वही स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाती है। इस पेन को मैं नीचे से ऊपर उठाऊं तो उठाने में मुझे वर्क करना पड़ा है, जो भी वर्क मैंने किया है वो इसका पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में सेव हो गया। दीज आर द थिंग्स विच वी आर टॉकिंग अबाउट। तो ये कंसेप्ट हर जगह पे रिलेट होता है, वर्क एनर्जी रिलेशन, इसीलिए तुमको मैं रिकॉल कर रहा हूँ और बाकी के एग्जाम्पल्स में भी तुमको रिलेट करा रहा हूँ ताकि तुम समझ पाओ। चलो बढ़िया है। सो स्मॉल वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज डी क्यू अगेंस्ट द इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्यों अगेंस्ट? क्योंकि ये इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं चाहेगा कि इसमें से चार्जेस बढ़े यानी करंट बढ़े। सो अगेंस्ट द इंड्यूस्ड ईएमएफ ई इन द इंडक्टर विल बी, स्मॉल वर्क को हम डी डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस ई डॉट डी क्यू। ये कहाँ से आया? ये कोई अलग बात नहीं है, सबने पढ़ा होगा वोल्टेज का डेफिनेशन। वोल्टेज होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो वर्क हो जाएगा चार्ज इनटू वोल्टेज। ये बेसिक डेफिनेशन से यहाँ क्या है, तो इंडक्टर में वोल्टेज है ई का और चार्ज हम कितना फ्लो कराना चाहते हैं डी क्यू का, इसलिए ई डॉट डी क्यू या ई इंटू डी क्यू जो है ये मेरा वर्क है। माइनस साइन क्या बता रहा है? माइनस साइन बता रहा है ये वर्क हम अगेंस्ट में कर रहे हैं, इसलिए वर्क नेगेटिव है। फाइन, चलो सब्स्टिट्यूशन करते हैं। सो देयरफॉर डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ माइनस, ये हो जाएगा प्लस, सो प्लस एल डी आई बाई डी टी इंटू डी क्यू। बोलो समझा? हाँ या ना? समझा होगा। सो देयरफॉर डी डब्ल्यू विल बी इक्वल टू एल, ये डी क्यू बाई डी टी मैं एक साथ रखता हूँ और डी आई अलग रखूँगा, एल डी आई डी क्यू बाई डी टी। देखो डी क्यू बाई डी टी क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी इसको मैं करंट लिख सकता हूँ। सो देयरफॉर स्मॉल वर्क डी डब्ल्यू ये आता है एल आई डी आई। बोलो समझ में आया? एक सिंपल सा सब्स्टिट्यूशन किया है और कुछ नहीं है, तो इतना हैरान होने वाली बात नहीं है। ज़्यादा हैरान हो रहे हो तो कमेंट्स में मुझे बता दो, सर हम हैरान हो रहे हैं, तो मैं कुछ सॉल्यूशन निकालूंगा, ठीक है, और सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ मैं लिख देता हूँ सब्स्टिट्यूशन क्या किया है, डी क्यू बाई डी टी को क्या लिखा है? आई लिखा है, ठीक है। सो ये तो हो गया स्मॉल वर्क का वैल्यू। सो देयरफॉर टोटल वर्क डन विल बी, टोटल वर्क क्या हो जाएगा? टोटल वर्क हो जाएगा इसी का इंटीग्रेशन, और इसका इंटीग्रेशन करना यानी एल आई डी आई का इंटीग्रेशन करना। तो देखो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम आई करंट को कहाँ से कहाँ सेट करने वाले हैं? जीरो से कैपिटल आई, तो जीरो से कैपिटल आई तक इस वर्क को इंटीग्रेट करना है। सो वर्क डन विल बी, कॉन्स्टेंट्स क्या क्या है? एल कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया, इंटीग्रेशन आई डी आई जीरो से कैपिटल आई। सबको इंटीग्रेशन इतना तो आ गया होगा, तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा आई स्क्वायर बाई टू, जीरो से कैपिटल आई। समझा? ये कैपिटल आई यहाँ सब्स्टिट्यूट करो। सो देयरफॉर वर्क डन इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर, जहाँ पे आई है करंट इन द इंडक्टर। तो अगर किसी इंडक्टर में आई करंट सेट होता है या किसी इंडक्टर से आई करंट फ्लो कर रहा है, तो उस इंडक्टर में कितनी एनर्जी स्टोर हुई है? हाफ एल आई स्क्वायर। एग्जाम्पल के लिए कैपेसिटर से कंपेयर करो। हमको मालूम है कैपेसिटर का जो वर्क होता था या एनर्जी स्टोर्ड होती थी वो होती थी क्यू स्क्वायर बाई टू सी, याद है? तो अगर किसी कैपेसिटर जिसका कैपेसिटी सी है उसमें हमने चार्जिंग किया कैपिटल क्यू का, तो इतना वर्क हमको करना पड़ता था और यही बन जाता था एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। तो वैसे ही किसी इंडक्टर जिसका इंडक्टेंस कैपिटल एल है और उसमें हम करंट आई सेट करना चाहते हैं, तो उस इंडक्टर का जो एनर्जी स्टोर होगा या उस इंडक्टर के लिए जो वर्क करना पड़ेगा वो कितना आ जाएगा? हाफ एल आई स्क्वायर, ठीक है। सो देयरफॉर दिस वर्क विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। समझा कि नहीं? सो देयरफॉर एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर विल बी इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर। ये आ गया तुम्हारा एनर्जी स्टोर्ड का एक्सप्रेशन, हाफ एल आई स्क्वायर, ठीक है। इसको कॉपी कर लो डेरिवेशन को। डेरिवेशन होने के बाद हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे डेफिनेशन ऑफ एल की।
पिछले लेक्चर में एक डेफिनेशन ऑलरेडी बताया है, यहाँ एक और डेफिनेशन बताएंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। सो पॉज करके कॉपी करो, फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। ओके, कॉपी कर लिया था। सो नाउ देखो, हमको जो एनर्जी स्टोर्ड मिली है या जो वर्क डन मिला है, वर्क डन मिला है हाफ एल आई स्क्वायर। तो यहाँ से डेफिनेशन आएगी, डेफिनेशन ऑफ एल कैसे डिफाइन होगा, तो यहाँ से एल का पहले फॉर्मूला निकालते हैं। एल क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स वर्क डन अपॉन आई स्क्वायर। एम आई राइट? बोलो हाँ या ना, आवाज़ नहीं आ रहा है। काफ़ी फालतू जोक्स हो रहे हैं, तो कोई बात नहीं, तुम्हारा बोर्ड एग्जाम्स है तो चलता है इतना। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एल फ्रॉम द वर्क डन विच वी हैव डिराइव्ड। देखो इससे हम डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं, अगर मैं बोलूं इफ आई इज 1 एम्पियर देन एल कैन बी रिटन एज 2 टाइम्स द वर्क डन, इजंट इट? तो एल देखो कैसे डिफाइन हो रहा है, एल इज डिफाइंड एज ट्वाइस द वर्क डन इन सेटिंग अ करंट ऑफ 1 एम्पियर थ्रू द इंडक्टर। कोई इंडक्टर है तो उसका सेल्फ इंडक्टेंस इट इज ट्वाइस द वर्क डन इन सेटिंग अ करंट ऑफ 1 एम्पियर थ्रू दैट इंडक्टर। समझा? तो डेफिनेशन क्या होगा, देयरफॉर इट इज डिफाइंड एज इट इज ट्वाइस द अमाउंट ऑफ वर्क डन in setting a current of 1 ampere across it। तो किसी इंडक्टर में से 1 एम्पियर का करंट हम सेट करें तो जो वर्क करना पड़ेगा उसका 2 टाइम्स उस इंडक्टर का सेल्फ इंडक्टेंस होगा। समझ में आया बात? बोलो समझा या नहीं? लॉजिक समझा? गुड। विल राइट वन मोर एक्सप्रेशन, दिस इज एनर्जी डेंसिटी। अभी हमने एनर्जी निकाली है, अब हम बात करेंगे एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, देखो मैग्नेटिक फील्ड से रिलेट करना है तो इंडक्टर में ले लेता हूँ, सपोज ये वो इंडक्टर है। ठीक है, इंडक्टर में से करंट फ्लो कर रहा है आई, इंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड है म्यू नॉट एन आई, ये सब चीज़ें हमको मालूम है। इंडक्टर का लेंथ है, इंडक्टर का कोएफिशिएंट ऑफ इंडक्टेंस है कैपिटल एल। गुड, हमको मालूम है इसमें जो एनर्जी होती है वो कितनी एनर्जी स्टोर होती है, हमको एनर्जी मालूम है, एनर्जी होती है हाफ एल आई स्क्वायर। एम आई राइट? बोलो हाँ या ना। हमको चाहिए एनर्जी डेंसिटी यानी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। सो देयरफॉर एनर्जी डेंसिटी विच इज स्मॉल यू बी, एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी, क्या हो जाएगा, स्मॉल यू बी, ये हो जाएगा एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ध्यान देना। सो देयरफॉर दिस विल बी हाफ एल आई स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम ऑफ द इंडक्टर। इज दैट करेक्ट? वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ, तो ये हो जाएगा हाफ एल आई स्क्वायर अपॉन एरिया इंटू लेंथ। अगर इंडक्टर का लेंथ एल है और इंडक्टर के हर एक टर्न का एरिया ए है। इज दैट करेक्ट? गुड। हमने एक चीज़ देखा था, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, ये देखा था पिछले लेक्चर में। तो लेक्चर पिछला वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सप्रेशंस याद रखने पड़ेंगे। कैपिटल एल जो होता है इसका इस इंडक्टर के लिए, अगर इंडक्टर में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स एन है ये सब चीज़, तो इसका एक्सप्रेशन आता है म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल। देखो उल्टा लिख दिया, म्यू नॉट एन स्क्वायर एल बाई ए, ये इसका एक्सप्रेशन आता है। यहाँ से अगर मैं एल बाई एल बाई एल निकालूँ यानी इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर बाई ए। इज दैट करेक्ट? बोलो हाँ या ना। ये हो जाएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर बाई ए। यहाँ हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे एल बाई एल के लिए, इसको देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, हाफ टाइम्स एल बाई एल इंटू आई स्क्वायर बाई ए। इज दैट करेक्ट? सब्स्टिट्यूशन रॉन्ग कर दिया है मैंने। क्या रॉन्ग किया है सब्स्टिट्यूशन में? सब्स्टिट्यूशन में रॉन्ग किया है हमने, हाँ काफ़ी कुछ रॉन्ग कर दिया है पिछले लेक्चर से। मुझे ही नहीं याद रह रहा है तो तुमको क्या याद रहेगा? जस्ट अ जोक।
मुझे याद आ गया, डोंट वरी अबाउट दैट। सब्स्टिट्यूशन देखो क्या है, सब्स्टिट्यूशन हमने इंडक्टेंस का जो एक्सप्रेशन डिराइव किया है ना, दैट इज म्यू नॉट एन स्क्वायर ए, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल। तो यहाँ से L बाई एल का एक्सप्रेशन आ जाएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर ए। ठीक है, ये एक्सप्रेशन आया है L बाई एल के लिए, तो हम इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे और देखो क्या आता है। सो देयरफॉर यू बी विल बी इक्वल टू हाफ टाइम्स L बाई एल की जगह क्या आ रहा है, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए, इधर क्या है आई स्क्वायर अपॉन ए से ए कट गया, हाँ या ना, ए से ए कट गया, हमको क्या मिलता है हाफ टाइम्स म्यू नॉट एन स्क्वायर आई स्क्वायर। इज दैट राइट? बी का एक्सप्रेशन है म्यू नॉट एन आई, यानी अगर यहाँ एक म्यू नॉट का स्क्वायर हो जाता तो ये बी स्क्वायर हो जाता, तो हम कर देंगे उसको। सो देयरफॉर यू बी विल बी इक्वल टू 1/2 म्यू नॉट से डिवाइड किया है और मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर म्यू नॉट का स्क्वायर आ जाएगा। सो 1/2 म्यू नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर आई स्क्वायर, और म्यू नॉट एन आई क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड, यानी ये बन गया बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट, विच इज़ एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन। इंपॉर्टेंट एज इन इसका डेरिवेशन तो कभी अच्छा पूछा नहीं है, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन रिलेशन विथ द इलेक्ट्रिक फील्ड का डेंसिटी। जैसे हमको क्या मिला है, मैग्नेटिक फील्ड का डेंसिटी इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट, वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डेंसिटी होता है विच इज़ यू ई, दिस इज़ हाफ एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ई स्क्वायर, सॉरी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट सबको मालूम होगा परमिटिविटी होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए यूज़ होता है, और म्यू नॉट सबको मालूम होगा परमिएबिलिटी होता है जो यूज़ होता है मैग्नेटिक फील्ड के केसेस में। सो इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो हमको इन दोनों से मिल सकता है एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, और दोनों से एक चीज़ समझ में आती है कि दोनों फील्ड का जो एनर्जी डेंसिटी है वो डिपेंड करता है फील्ड के वैल्यू के स्क्वायर पे। मैग्नेटिक फील्ड का एनर्जी डेंसिटी डिपेंडेंट है मैग्नेटिक फील्ड के वैल्यू के स्क्वायर पे, बी स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड का एनर्जी डेंसिटी डिपेंडेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यू के स्क्वायर पे। So this is somewhat we had to calculate or we had to conclude from the expression. ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन अपने लिए ये है जो एग्ज़ाम में पूछता है, ये जस्ट एक कॉन्सिक्वेंस है उस एक्सप्रेशन का जिससे तुमको डिराइव करना होता है या एक्सप्रेस करना होता है एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो उसके लिए एक सब्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट है, ये मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, दिस इज़ फ्रॉम प्रीवियस लेक्चर, है ना। तो तुम एग्ज़ाम में मत लिख के आ जाना रीज़न के लिए फ्रॉम प्रीवियस लेक्चर, अदरवाइज इट विल बी अ बिग ब्लंडर। ओके फाइन, ये कॉपी कर लो, नोट डाउन कर लो। फिर एक छोटी सी चीज़ मुझे बतानी है, कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स। जैसे कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन पढ़ा था ना, रजिस्टर का कॉम्बिनेशन, सीरीज पैरेलल, वैसे इंडक्टर का कॉम्बिनेशन मैंने बताना है या मुझे बताना है। इसके बाद ये लेक्चर एंड करेंगे, ठीक है। कॉपी करो इसको पॉज करके। चलो नोट डाउन कर लिया था सबने, रफ कर दिया है मैंने। नाउ अ स्मॉल लिटिल डिटेल, कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स, इसको याद रखना है। छोटा मोटा क्वेश्चन या एमसीक्यूज आ जाते हैं तो भूलना नहीं है। कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स एग्जैक्टली सेम है रेजिस्टेंस जैसा। सीरीज़ में रेजिस्टेंस का जो कॉम्बिनेशन होता है वही सीरीज़ में इंडक्टेंस का भी कॉम्बिनेशन होता है। तो पहला केस है सीरीज़ कॉम्बिनेशन। सीरीज़ में अगर मेरे पास मल्टीपल इंडक्टर्स लगे हुए हैं तो L सीरीज़ होता है L1 प्लस L2 प्लस L3 एंड सो ऑन अप टू Ln। तो जितने भी इंडक्टर्स लगाए हैं सीरीज़ में सबको ऐड कर देना है, तो तुमको नेट इंडक्टेंस मिल जाता है सीरीज़ कॉम्बिनेशन का। तो एक चीज़ ध्यान रखो, नेट इंडक्टेंस इंक्रीजेस इन सीरीज़। अगर सीरीज़ कॉम्बिनेशन लगाया तो ओवरऑल इंडक्टेंस सर्किट में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दूसरा पैरेलल, अब तो समझ ही गए होगे पैरेलल के केस में
1 upon L parallel will be equal to 1 upon L1 plus 1 upon L2 plus up to 1 upon Ln। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ठीक से देखो तो समझ में आ रहा है, नेट इंडक्टेंस डिक्रीजेस। सो नेट इंडक्टेंस इन पैरेलल और नेट इंडक्टेंस डिक्रीजेस इन पैरेलल। और थोड़ी बहुत पैरेलल से रिलेटेड बातें तुमको मालूम हो तो जो नेट इंडक्टेंस आएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन का वो सबसे छोटे वाले इंडक्टेंस वैल्यू से भी छोटा होगा। क्या बोला सुना? जैसे मेरे पास मल्टीपल इंडक्टेंस है, जैसे L1 है 5 मिली हेनरी है ना, फिर L2 है 2 मिली हेनरी, L3 है लेट्स से 1.5 मिली हेनरी। तो जो इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन LP होगा ना, ये लेस देन 1.5 मिली हेनरी होगा। यानी सबसे छोटे वाले इंडक्टेंस से भी छोटा नेट इंडक्टेंस आता है। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का स्पेशलिटी है। सेम स्टोरी रेजिस्टर के लिए भी होता है, बट रेजिस्टर के लिए इतना डिटेल में क्वेश्चन नहीं पूछता है तो कभी तुमको कोई बताता नहीं है, बट स्टिल इफ़ यू नो इट्स बेटर। अगर मेरे पास 2 इंडक्टर्स लगे हैं फॉर 2 इंडक्टर्स, तो बेसिकली L पैरेलल सिंपल फॉर्मूला बन जाएगा L1 L2 अपॉन L1 प्लस L2। सुनी सुनाई बातें हैं, तुमने ऑलरेडी रेजिस्टर के लिए काफ़ी बार यूज़ किया होगा ये फॉर्मूला। फॉर n इंडक्टर्स ऑफ सेम वैल्यू, बहुत सारे इंडक्टर्स लगाए हैं सेम वैल्यू के, तो उस टाइम पे L पैरेलल हो जाता है L/n। यानी 10 रजिस्टर L वैल्यू के लगाए तो पैरेलल कॉम्बिनेशन L/10 हो जाएगा। समझा? 5 रजिस्टर सेम वैल्यू L के लगाए तो L/5 हो जाएगा, एंड सो ऑन। सो दिस वाज द कॉम्बिनेशन क्वेश्चन, दिस वाज द कॉम्बिनेशन फॉर्मूला। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चंस हो सकते हैं। और कहाँ पे क्वेश्चंस हो सकते हैं? न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे, ये चीज़ ध्यान रखना। बोर्ड्स की बात कर रहा हूँ मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टेट बोर्ड। CBSE बोर्ड में क्वेश्चंस हो सकते हैं, सो डोंट एक्सपेक्ट कि ऐसा क्वेश्चंस आएगा ही नहीं पैरेलल के लिए या सीरीज़ के लिए। यू कैन गेट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द कॉम्बिनेशंस, बट अगर स्टेट बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं तो दे आर ऑलवेज गोइंग टू बी फॉर द MCQ पार्ट। और क्या इसमें और तो कुछ है नहीं बताने को। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन बता देता हूँ। आई हैव दिस सम बुक आई एम रेफरिंग, सम बुक एज इन इट इज़ अ पेपर सेट। तो इसमें से क्वेश्चन देखो क्या है। जैसे एक तो क्वेश्चन है सिंपल सा, क्या है, हाँ, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल हैविंग नंबर ऑफ टर्न्स 100 इज 20 मिली हेनरी। व्हाट इज phi इफ द करंट इज मेजर्ड? करंट मेजर्ड इज 5 मिली एम्पियर। दिस इज़ अ क्वेश्चन। ये पार्ट साइड में रख के लिख लेना, मैं रफ कर दे रहा हूँ, पॉज करके लिख लो, मैं साइड हो जा रहा हूँ। ओके डन। चलो ये पार्ट मैं रफ कर रहा हूँ, मैं यहाँ यूज़ करूँगा क्वेश्चन करने के लिए। लेक्चर्स में अभी छोटे रख रहा हूँ क्योंकि आई कैन अंडरस्टैंड योर पेशेंस राइट नाउ। थोड़ा पेशेंस कम है, अभी रील्स ज़्यादा देख रहे हैं तो कंसंट्रेशन स्पैन भी कम है, सो आई गेट इट, नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन बोला है सेल्फ इंडक्टेंस क्या है इफ़ द कॉइल हैज़, सॉरी सेल्फ इंडक्टेंस दिया है, सेल्फ इंडक्टेंस इज 20 मिली हेनरी, द कॉइल हैज़ नंबर ऑफ टर्न्स एज 100 एंड व्हाट इज़ phi यानी फ्लक्स क्या है इफ़ द करंट मेजर्ड इज़ 5 मिली एम्पियर। व्हाट इट, एक डायरेक्ट फार्मूला हमने पिछले लेक्चर में किया था, हमको मालूम है सिंस नेट फ्लक्स इज L इंटू आई, इजंट इट? सो L कितना है 20 मिली, मिली यानी 10 पावर माइनस 3, आई कितना है 5 मिली, 5 यानी 10 पावर माइनस 3, 20 इंटू 5 किया तो 100, 100 इंटू 10 पावर माइनस 6 यानी 10 पावर माइनस 4 वेबर आ जाता है आंसर। 10 पावर माइनस 4 है तो इसको मिली वेबर में भी लिख सकते हो तुम, या इन जनरल 10 पावर माइनस 4 वेबर भी आंसर है। सो दिस वाज एन MCQ वेयर ऑप्शन 4 वाज 10 पावर माइनस 4। Another question is there, MCQ, 2 inductor coils of inductance 10 millihenry and 20 millihenry are connected in series, isn't it? अभी जस्ट फॉर्मूला किया ना, तो L1 दिया है 10 millihenry, L2 दिया है 20 millihenry and they are connected in series. What is the resultant inductance of the combination of the two cells? यानी सीरीज कॉम्बिनेशन का आंसर क्या है? तो आई होप तुमको फॉर्मूला दिख रहा होगा, यहाँ सामने ही है, 2 इंडक्टर्स हैं। ऑप्शंस में बता दे रहा हूँ, ऑप्शंस क्या क्या हैं, 20, 30, 10 एंड 20/3। सो इट्स अप टू यू नाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑन योर ओन।
सो आई होप आज जो भी किया है लेक्चर में समझ में आया होगा. नेक्स्ट लेक्चर विल बी ऑन म्यूचुअल इंडक्टेंस. सो ये सेल्फ इंडक्टेंस अच्छे से देख के ही नेक्स्ट लेक्चर देखो तो बेटर होगा. एंड कुछ भी डाउट्स हो तो फील फ्री टू comment it in the comment section. I'll be happy to solve it. I'll be happy to resolve your doubts. And yeah, continuously lectures आते रहेंगे, so don't worry about that. And I'll see you all in the next video. Bye everyone, have a good day.